I am Ritika Vajpayee, Assistant Professor at Axis Institute of Planning and Management. So, in the lecture series of business environment and legal aspect of the business, today we will talk about the Michel Porter 5 force analysis. Okay. So, we have discussed all the factors which comes under the macro and the micro environment. So, after that this Michel Porter 5 force analysis will help us to understand the process of industry analysis, like how it is determined that an industry is less the lucrative or the more lucrative. So, these are are some phenomena that we will discuss in this lecture. Okay. So, let us talk about the objective of this analysis. Why it is important to understand the Michel Porter 5 force analysis. The very first is it determines the level of competition in an industry. Michel Porter 5 force analysis basically helps us to determine it helps us to determine the level of competition in an industry. किसी भी इंडस्ट्री में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो कितना है, कितना कंपटीशन है एक इंडस्ट्री में. अगर हम कहें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री इज़ वेरी मच कम्पिटिटिव, सो कितना कंपटीशन है, हाउ कम्पिटिटिव इट इज़. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ लेस कम्पिटिटिव और मोर कॉम्पिटिटिव. तो सो हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड कि कोई इंडस्ट्री कितनी कम्पिटिटिव है, इट इज़ लेस कॉम्पिटिटिव और इट इज़ मोर कम्पिटिटिव. वी कैन do this, we can do this determination can be done with the help of the Michel Porter 5 force analysis. Next is to measure strength of competitive forces. जो 5 competitive forces की हम बात करने वाले हैं, ये 5 competitive forces basically कितने strengthful हैं किसी भी इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में, ये हम एनालाइज करेंगे इस एनालिसिस के हेल्प से. ओके. So, first of all let us talk about these 5 competitive forces. ये जो 5 competitive forces हैं ये क्या हैं? Threat of new entrants, threat of substitute, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier and rivalry among existing firms. Okay. So, these are the 5 elements or the 5 competitive forces, okay, which are the part of Michel Porter 5 force analysis. ये 5 forces हैं, इन्हें हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, लाइक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज रिलेटेड विद द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. ठीक है. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर प्लस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट एंड थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट एंड राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म. जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके बीच में कितना कॉम्पिटिशन है, ये इस बारे में बात करता है. ओके. Okay, so this picture is having number of the factors which are which are the part of these competitive forces. So सबसे पहले अगर हम बात करें bargaining power of buyer से स्टार्ट करते हैं. So bargaining जो आपके buyers हैं उनकी bargaining power बहुत सारे factors पे डिपेंड करती है. There are number of the factors like number of the customers, size of each customer order. कितने कस्टमर हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इस डायग्राम के हेल्प से हम इस पूरी एनालिसिस को समझ सकते हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द कस्टमर. ओके. तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उनका बार्गेनिंग पावर होगा. साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर का साइज कितना है. डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. व्हाट इज़ द द लेवल ऑफ द प्राइस सेंसिटिविटी. बायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, क्या बायर जो भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है. अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली जो बार्गेनिंग पावर है बायर की दैट विल बी हायर. अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, इफ़ देर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट विच अ कस्टमर वांट्स और अ बायर वांट्स, सो द बार्गेनिंग पावर विल बी लो. बिकॉज क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, सो एट एनी कॉस्ट बायर नीड दैट प्रोडक्ट. और जब कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस क्या होगा कि बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी. बायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी,
बायर को कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर बायर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दे आर हैविंग यू नो the sufficient amount of the information. If buyers are having the sufficient amount of information, so in that case also their bargaining power can be high. अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करने गए, इफ यू आर गोइंग टू परचेज इट एंड यू डोंट नो अबाउट द यूसेज, यू डोंट नो कि आप प्रोडक्ट की MRP अगर ज़्यादा प्रिंट है or there is any of the the issue, if you don't have any of the awareness, then what will happen? You have to simply rely on the merchant, you have to simply rely on the one who is describing you everything if you don't have the knowledge. So this also depends कि जो आपके buyers हैं उनके पास कितनी information available है और वो कितना aware हैं वो सारी information से. Next is switching cost. एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करने का कॉस्ट कितना ज़्यादा है. अगर दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करने का कॉस्ट कम आ रहा होगा, सो ईजिली बायर्स स्विच कर जाएंगे. और बायर्स जब स्विच कर सकते हैं ईजिली, दे आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, दे कैन ईजिली स्विच, और स्विचिंग कॉस्ट भी लो आ रहा है. सो इन दैट केस उनका जो बार्गेनिंग पावर होगा वो हाई होगा. अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है, ठीक, आपका स्विचिंग कॉस्ट सॉरी हाई है, ठीक है, सो इन दैट केस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल ऑल्सो बी हाई. ओके, स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई है तो बार्गेनिंग पावर आपका लो होगा, और अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है सो बार्गेनिंग पावर विल बी हाई. ओके, अब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. दीज आर लाइक नंबर एंड साइज ऑफ द सप्लायर्स, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स आपको अवेलेबल हैं, ठीक है. द यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर्स प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सप्लायर आपको दे रहे हैं उसमें यूनिकनेस कितना है, ठीक है, कितना डिफरेंस है एक दूसरे से. नेक्स्ट इज फोकल कंपनीज एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट. इज देयर एनी सब्सटीट्यूशन अवेलेबल फॉर द सप्लायर. Okay, so these are the points, the factors which are related to the bargaining power of supplier. Okay. Next, if we talk about the threat of new entrants. Okay, so the factors which are related to the threat of new entrants are the barriers to entry, economies of scale, brand loyalty, capital requirements, cumulative experiences, government policies, access to distribution channels and switching cost. Okay, these are the threat to new entrants. अब ये किस तरह से किसी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को डिसाइड करते हैं, इस पर बात करते हैं. अगर एंट्री बैरियर्स हाई हैं, इफ़ देयर आर हाई एंट्री बैरियर्स, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री. टेलीकॉम इंडस्ट्री लास्ट लेक्चर में मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री का जब एग्जांपल लिया था, so I have told you कि there are 3 major players in the telecom industry, right? Vodafone Idea, you have the Airtel, okay, like and you have the Reliance, ठीक है, और इन्होंने 88.4% इंडियन टेलीकॉम मार्केट को कैप्चर किया हुआ है. सो इन दैट केस यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री मीन्स, just keep it in the mind, the example of telecom industry, we will understand in all the points. Barriers of entry is basically कि गवर्नमेंट ने कितने ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, आपको बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए, यू नीड लॉट ऑफ द परमिशंस, ठीक है, फ्रॉम नंबर ऑफ द अथॉरिटीज़, तो इट मीन्स देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री, आपको ईजिली एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है. नेक्स्ट, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. अब अगर आपको ईजिली एंट्री नहीं मिल रही है किसी इंडस्ट्री में, बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे पेपर वर्क हैं, अथॉरिटीज़ से आपको कोऑर्डिनेट करना है. सो इन दैट केस कोई भी जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना पसंद नहीं करेगा अगर आपको बहुत सारे बैरियर्स मिल रहे हैं. इफ़ देयर आर लेस बैरियर्स, जैसे हम अगर ऑनलाइन की आज बात करें कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन द अमेजोन, फ्लिपकार्ट लाइक वेबसाइट्स, ऑन द ई-कॉमर्स साइट्स, तो दिस इज़ वेरी इजी. आपको कोई भी वहाँ पे पेपर वर्क नहीं करना है,
आपको कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, आप कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, मतलब करना है विद दैट ई कॉमर्स कंपनी। बट इन कंपैरिजन अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ हाई बैरियर फॉर द एंट्री, सो वी कैन से दैट द थ्रेट for the new entrant is very high in the telecom industry. So in that sense the conclusion is what? Telecom industry is less attractive, right? And e-commerce industry is e-commerce का business start करना है हमें, so that is more attractive, हम easily start कर सकते हैं। Next है economies of scale. Again under the telecom industry there are high economies of scale, but again with a high risk, okay, and it is not easy to start up. It takes high cost and high investment to compete with the big players like the Vodafone Idea, Airtel and the Reliance Jio. You need lot of the capital investment, okay. And for if we take the example of e-commerce, you don't need that much investment, you don't need to follow the brick and mortar model at all, right? You don't need to establish an office. आप simply अपने product को registration करके उसके specifications देके अपने business को start कर सकते हैं। Next is brand loyalty, okay. So brand loyalty किसी जो भी particular industry products को provide कर रही है और उनके जो competitors हैं उनका ब्रांड लॉयल्टी भी डिसाइड करेगा कि आप कोई भी न्यू एंट्रेंट जा सकता है उस इंडस्ट्री में या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड्स पे की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड लॉयल्टी है इफ़ दैट इज़ वेरी हाई, सो देयर इज़ अ हाई थ्रेट फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, कि जो भी पर्सन जो नया बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्रांड लॉयल्टी पे, बिकॉज एग्जिस्टिंग ब्रांड लॉयल्टी इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, right? So in that case that industry will be less lucrative or will be less attractive. Okay, if I talk about the capital requirements, so again to establish a business in telecom industry will require huge amount of the capital, it will require huge investment. In comparison to the e-commerce, you need less less investment. Okay, so next is cumulative experience. नाउ इट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन कि जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस, आपको कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में। इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस सो यू कैन ईजिली गो विद दैट। इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, यू आर वेरी न्यू टू दैट इंडस्ट्री, सो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस। So again we can say if you have good experience in a particular industry, so it is attractive for you, and if you don't have the experience of that particular industry, so that's not attractive for you. Next is government policies. If government is is having lot of restrictions related to a particular industry, like if you want to establish your business in the chemicals, you want to deal in the chemicals, so यू नीड नंबर ऑफ द परमिशंस, आपको पॉल्यूशन का भी परमिशन लेना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट जो केमिकल्स आपका जो भी केमिकल कंपोजिशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको उसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट, आप किसी का कॉपी तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के इंटेलेक्चुअल राइट्स को मिसयूज तो नहीं कर रहे हो। देयर आर नंबर ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर while starting a business in for the pharmaceutical or a chemical, something related to that. So that is less attractive or less lucrative, as if I talk about the e-commerce, that is more lucrative. Next is access to distribution channel. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ होता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप कितना ईजिली एसेस कर सकते हो। इफ़ दे आर easily accessible, so that industry is more attractive. If they are not easily accessible, so that industry will be less less attractive. Switching cost. If the switching cost is high, then again the industry, अगर switching cost high होगा, so industry will be less attractive, and switching cost अगर low है, so industry will be more attractive. Okay, so we are done with the threat of new entrants. अब जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव फोर्स आता है हमारे पास, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. ओके, सो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं दैट वन नीड्स टू कंसीडर, दे आर लाइक द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल.
जितने ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उतना ही ईजिली क्या होगा कि कस्टमर कैन स्विच. एंड substitute products, I think it is clear, a very famous example of substitute product is tea and coffee. Like you can easily substitute tea with the coffee. Okay, next is buyer propensity to substitute. जो बायर है वो कितना सब्सटीट्यूट क्या कर सकता है इजिली, ठीक है, दैट ऑल्सो मैटर्स. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटीट्यूट. जिस भी प्रोडक्ट से आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं उसका रिलेटिवली प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, आपको कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए, दैट कम्स अंडर द ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज परसीव्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. जो substitute products, you know, is something you can take as an option, but this is not the identical product. Okay, this is different from the product that you want at initial level. So it again it is a question that what is the perceived level of product differentiation. जो सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट को आप यूज़ करने जा रहे हो तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे कितना आ रहा है, एंड इज़ इट सेटिस्फाइंग योर नीड्स और इज़ इट feasible for you, that also matters. Next is again the switching cost. If you are using the substitute product, so what is the switching cost? That's also a big thing that needs to be considered. Okay, so the next is rivalry among the existing competitors. So this is the competitive force. Rivalry among the existing competitors also depends on the number of the factors. So the very first is number of competitors. Particular industry में जो rivalry है among the existing competitors, it depends कि particular industry में number of the competitors कितने हैं, ठीक है, number of the competitors among the existing industry. Next is diversity of the competitors. ओके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने कितने तरह की प्रोडक्ट्स को कितने वेरिएंट्स में कितने फॉर्म्स में अवेलेबल करा रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री कंसंट्रेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ, क्वालिटी डिफरेंसेस, ब्रांड लॉयल्टी, बैरियर्स टू एग्जिट एंड द स्विचिंग कॉस्ट. Okay, so these are somewhere related to the other points. So these are the 5 competitive forces: threat of new entrant, threat of substitute product, bargaining power of buyer and the bargaining power of supplier, and last is the rivalry among the existing competitors. So these are the 5 forces that decide the attractiveness of the industry. Again remember, these forces helps us to analyze an industry, the attractiveness of the industry, not the firm or a particular organization. Okay, so now let us see all the competitive forces one by one. The first is threat of new entrants. The first point is barriers to entry. So it depends how easy or difficult it is to enter into a particular industry. If an industry is profitable and there are few barriers to enter, rivalry soon intensifies. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ई कॉमर्स का. ई कॉमर्स में ईजिली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू रजिस्टर फॉर योर बिजनेस विद योर प्रोडक्ट एंड यू कैन ईजिली गो विद दैट, राइट. बट जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ई कॉमर्स में अभी दिख रहा है उतना ही ज़्यादा आज से कुछ सालों के बाद नहीं होगा. और जितना अभी लेस कंपटीशन और इजी दिख रहा है ई कॉमर्स में एंटर करना, जितने ही ज़्यादा लोग एंटर करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ड्यू टू द अट्रैक्टिवनेस, वो इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में राइवलरी उतनी ही जल्दी इंटेंसिफाई होती है. ठीक है, आज ऑनलाइन जब आप कोई भी ई कॉमर्स के साइट से इफ़ यू आर डूइंग शॉपिंग, so there are number of the brands available, there are number of the the number of the sellers available. So जो rivalry है हमारा ऑनलाइन मार्केट में भी अगर हम बात करें ई कॉमर्स में, so that rivalry is actually intensifying. So starting में जो barriers to entry less थे, there were less barriers to entry which leads to the rivalry. Okay, next is when more organizations compete for more market share, profit starts to fall. Again this point is here, जब ज़्यादा organizations compete करेंगी
आपका पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, पॉपुलेशन जिस टारगेट आपने पॉपुलेशन पर टारगेट किया है दैट इज सेम एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर, सो क्या होगा कि कंपटीशन इंक्रीज करेगा और आपका मार्केट शेयर वहाँ पे जो फाइट होगी दैट विल बी फॉर द मार्केट शेयर एंड फॉर दैट कंपनीज न्यू ऑफर्स लेके आएंगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डाउन करेंगी, कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगी, बट क्या होगा अल्टीमेटली दे विल ट्राई टू रिटेन देयर कस्टमर बेस, सो इन दैट वे देयर प्रॉफिट विल स्टार्ट फॉलिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल entry in e-commerce was easy and now there is lot of competition and companies are going into the losses. Next is why threat of new entrant is high. For example, the e-commerce business, there is low amount of capital is required to enter into the market. Existing firms don't possess patents or trademarks, okay, and there is no government regulation. Customer can easily switch or we can say that there is low customer loyalty. If you don't want to go for the product of brand X, you can go for the brand Y, okay, at the same price or might be at the lower price. So there is no customer loyalty on the e-commerce platform. Okay, so these are the points that why the threat of new entrant is high. And next is bargaining power of supplier. A strong bargaining of power of supplier means that there are few suppliers in the market who enjoys monopoly. Okay, so suppliers have strong bargaining power when there are few suppliers but many buyers. There are few substitute for a raw material exist and less identical products are available. The cost of switching is high and the customer can't leave the supplier easily. For example, the processor manufacturing companies like the AMD or Intel. Bargaining power of supplier says there is strong bargaining power of supplier. इस bargaining जो हमारे suppliers हैं उनका bargaining power कब होगा? When there are very few buyers, very few suppliers, ठीक है? Like for example, if you are manufacturing a laptop and there is the example is written here, the processor manufacturing company like AMD and Intel, you need processor for the laptop, but जो आपका processor supply करने वाले companies हैं they are very few in the number, ठीक है. So when there are few options available, जब बहुत कम option available होंगे, so you have to go for the available options only at any cost, because ultimately you have to manufacture your product and you have to deliver it. Okay, so at that time जो bargaining suppliers हैं उनका bargaining power हाई हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि इंटेल और AMD के अलावा हमारे पास अच्छे प्रोसेसर्स के लिए कंपनीज नहीं है, अच्छे प्रोसेसर के लिए वी डोंट हैव द सप्लायर, सो दे समवेयर वी कैन से दैट दीज कंपनीज आर हैविंग द हायर बार्गेनिंग पावर दीज डेज. ओके, next is bargaining power of buyers. So when the buyers have the high bargaining power, then they demand for the lower price or the higher product quality as well. Many suppliers and less buyers. So bargaining power of buyer increases because they have multiple options or the suppliers of the products. Lower prices mean lower revenues for the producer, while higher quality products usually raise the production cost. Okay, so buyers have a strong bargaining power when only few suppliers exist and all the suppliers want to attract them. Okay, and switching costs are low, as I have discussed in the last slide. When the switching cost is low, so buyer will easily switch and the bargaining power will be high. When there are many substitute and the buyers are price sensitive. Price sensitivity means if there are two brands, brand X and brand Y, so brand X में अगर थोड़ा भी प्राइस का चेंज हो रहा है, लाइक अगर ब्रांड X ने कोई ऑफर इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, यू आर द यूजर ऑफ ब्रांड Y and brand X introduced a new offer that it will give you the product at 5 rupees low price than brand Y, so you will easily switch. That is brand sensitivity. Okay. Next is threat of substitutes. There are some industries where there are no substitute, while there are some in which there are close substitutes.
So substitute is what, as I told, that this this refers to the likelihood of your customer finding a different way of doing so. A substitution that is easy and cheap to make can weaken your position and threaten your profitability. Okay, next is rivalry among the players. It depends on the number of the rivals, how strong they are, like as I have given you the example of telecommunication. What is the quality level of the product and services as compared to yours, where rivalry is intense and companies try to attract customers with aggressive pricing and high impact marketing campaigns. Also in markets with lot of rivals, your suppliers and buyers can go elsewhere, and if they feel that they are not getting the good idea from you. And the last is, when you are stronger in an industry, you can enjoy all the benefits. So these are the points that needs to be considered under the rivalry. Okay. So in this way we have discussed all the 5 competitive forces which decide the strength and the attractiveness of a particular industry. Thank you.